नमस्कार। देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। एक साल पहले 23 जून 2016 को हुए जनमत संग्रह में ब्रिटेन की जनता ने ब्रेक्जिट यानी यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के अलग होने के पक्ष में फैसला सुनाया था। इसके 3 महीने बाद प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने अगले 2 साल में ब्रेक्जिट प्रक्रिया को पूरा करने की समय सीमा तय कर दी थी। 28 मार्च 2017 को ब्रिटेन ने इस पर दस्तखत भी कर यूरोपीय संघ से बाहर निकलने की शुरुआत कर दी। अब लगभग 1 साल बाद ब्रिटेन के ब्रेक्जिट मंत्री डेविड डेविस 19 जून को यूरोपीय संघ के वार्ताकार मिशेल बर्नियर के साथ बात करने ब्रसेल्स पहुंचे हैं। उन्होंने इस बैठक से पहले कहा कि ये बातचीत यूरोपीय संघ के साथ नई, गहरी और विशेष साझेदारी की शुरुआत करेगी जो यूरोपीय संघ और ब्रिटेन की जनता के हित में होगा। वो इस बातचीत में सकारात्मक रुख अपनाएंगे। इस बातचीत में बांटने से ज़्यादा जोड़ने वाली बातें होंगी। मिशेल बार्नियर ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि पिछले 1 साल जारी अनिश्चितता दूर होगी। प्रधानमंत्री टेरेसा मे और ब्रिटेन के ब्रेक्जिट समर्थक नेता ईयू के एकल बाजार और कस्टम यूनियन से पूरी तरह अलगाव चाहते हैं, जिसे हार्ड ब्रेक्जिट कहा जा रहा है। जबकि वित्त मंत्री फिलिप हैमंड और अन्य लोग यूरोपीय संघ के साथ सीमा शुल्क समझौते को बनाए रखना चाहते हैं। उधर यूरोपीय संघ के बाकी देश ब्रिटेन को कोई छूट देने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे दूसरे देशों में भी ऐसी मांगें उठ सकती हैं। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने कहना है कि ब्रिटेन को यूरोप से बाहर होने की कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। उनका कहना था कि यदि ब्रिटेन यूरोप के देशों के साथ बाधा रहित व्यापार करना चाहता है तो बदले में उसे यूरोपीय देशों के मजदूरों और कर्मचारियों के लिए अपने दरवाजे खोलने होंगे। कुल मिलाकर आने वाले समय में ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के बीच बातचीत में कई उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। देश देशांतर में आज बहस इसी विषय पर। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं ब्रिटेन में भारत के राजदूत रह चुके एम्बेसडर शिवशंकर मुखर्जी, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर एस.डी. मुनी, वरिष्ठ पत्रकार सतीश जैकब और जेएनयू में सहायक प्रोफेसर डॉक्टर शीतल शर्मा। आप सभी का स्वागत है। एम्बेसडर शिवशंकर मुखर्जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं कि 1 साल गुजर गया इस प्रक्रिया को और इस समय भी ब्रिटेन की प्रधानमंत्री ब्रसेल्स में हैं और वो नेगोशिएशंस चल रहे हैं, बातचीत चल रही है कि किस तरह से निकला जाए। यूरोपीय यूनियन के देश किसी तरह की रियायत देने के मूड में नहीं लगते, क्या कहेंगे आप? देखिए, माहौल 1 साल की जो बात कर रहे हैं आप, इस समय जो माहौल है ब्रिटेन में जी वो बिल्कुल बदल चुका है। टेरेसा मे ने चुनाव जनरल इलेक्शन करा दिया। सोचा कि जनरल इलेक्शन में, क्योंकि पोल्स ये बता रहे थे कि कंजर्वेटिव उनकी पार्टी बहुत आगे है, लेबर बहुत बदनाम है, बहुत नीचे है, इसलिए जनरल इलेक्शन में खूब बड़ा मेजॉरिटी मिलेगा। और उसका जो इलेक्शन मैसेज था वो था कि मेरे हाथ मजबूत होंगे ब्रेक्सिट के नेगोशिएशंस के लिए। वो कारण बिल्कुल नहीं था। कारण वही था जो डेविड कैमरन ने कहा था, किया था कि अपना सत्ता और पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए और लेबर पार्टी को ख़त्म कर देने के लिए या बहुत कमज़ोर बना देने के लिए चुनाव का ये अच्छा मौका है। नतीजा ये हुआ कि जो मेजॉरिटी थी उनकी वो गायब हो गई, अब वो माइनॉरिटी बन गई हैं। और उनको ये जो आयरिश पार्टी है, नॉर्दर्न आयरलैंड की डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी, जिनके 10 सीट हैं, उनका सहारा वो भी अभी तक तय नहीं हुआ है। उनका सहारा लेना पड़ रहा है सर्वाइव करने के लिए। नंबर 1। नंबर 2, वो हैं इस समय ब्रिटेन की प्रधानमंत्री जो उन्हीं के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, उन्हीं के लोग टेलीविजन पे कहते हैं कि ये चंद घड़ी की मेहमान है, 1 महीना हो या 2 महीना हो, 6 महीने में इनको जाना पड़ेगा जी। क्योंकि ये चुनाव के वजह से और 1-2 और कारण के वजह से जो उन्होंने नेशनल हेल्थ सर्विस, डिमेंशिया टैक्स वगैरह जो जिनकी बातें चली थी, तो काफ़ी वो बहुत ही फ्रेजाइल सिचुएशन में हैं। तो एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, वो एक स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन के हिसाब से नहीं जा रही हैं। ब्रसेल्स में आज जो टॉक्स हो रहे हैं, एक ऐसी प्राइम मिनिस्टर जो ब्रसेल्स के जो हेड्स ऑफ स्टेट वहाँ, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट वहाँ मौजूद हैं, वो पब्लिक डोमेन में ये कहा जा रहा है कि वो ये सोच रहे हैं कि इनसे जो बातें करेंगे वो कहाँ तक ब्रिटेन सस्टेन करेगा, क्योंकि ये रहेंगी कि नहीं रहेंगी, नंबर 1। नंबर 2, अभी जो बातें शुरू हुई हैं उस पर भी थोड़ा ब्रिटेन कमज़ोर है, क्योंकि वो थेरेसा मे ने हमेशा कहा है कि मैं साथ-साथ पैरेलल कोर्स में एक तो डिवोर्स के टर्म्स जो होंगे जी, और दूसरा साथ-साथ बात करें कि आगे टर्म्स ऑफ ट्रेड वगैरह भविष्य में क्या होगा, और साथ-साथ दोनों मामले पे डिस्कशन हो। ठीक है, मैं यूरोप बिल्कुल नहीं ये मानता। वो कहते हैं पहले आप डिवोर्स करेंगे, आप ठीक है, आपके जो बिल्स हैं वो पे करिए, उसके बाद दूसरा बात होगा। तो मामला मतलब ब्रिटेन के लिए ठीक नहीं है।
जी, डॉक्टर शीतल शर्मा, बात हो रही है कि तलाक़ की शर्तें तय हो जाएं और फिर जल्द से जल्द तलाक़ हो। तो जो यूरोपीय संघ में शामिल देश हैं वो बिल्कुल नहीं चाहते कि किसी तरह की कोई रियायत मिले, बल्कि वो उस पर और शिकंजा अपना मजबूत करना चाहते हैं। जर्मन चांसलर का बयान इस मामले में एक संकेत देता है। ऐसे में ब्रिटेन आज कितनी बार्गेनिंग पोजीशन में है ईयू के साथ? देखिए, जो साल भर में पिछले 23 तारीख से जो 2016 से और 17 में अंतर है, जी। उसमें ब्रिटेन में काफ़ी हालात बदल चुके हैं। अब हम इसका एनालिसिस दो स्तर पर कर सकते हैं। एक तो ये कि प्राइम मिनिस्टर थेरेसा मे की अपनी शख्सियत क्या है और वो कितनी स्ट्रांगली इस चीज़ को आगे ले जाना चाहती हैं, और दूसरा कि ब्रिटेन में हालात क्या हैं। सबसे पहली बात तो अगर प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे अगर हम बात करें तो जो अभी रिसेंट इलेक्शन हुआ है उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी कराने की, क्योंकि थेरेसा मे जो खुद भी इत्तफाकन एक प्राइम मिनिस्टर चुनी गई थी, उसका रीज़न ये था कि प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले वो कहीं ना कहीं रिमेन कैंप की एक प्रवक्ता थी। बाद में जाकर उन पे एक किस्म से ये एक थोपा गया सा सिचुएशन था। बट कंटिन्यूसली एक साल में उन्होंने कहा कि हम बहुत हार्ड ब्रेग्जिट की बात करेंगे, बहुत कुछ करेंगे। अब ये नया चुनाव एकदम से घोषित कर देना, एक तो एक चुनावी फैटिग हो गया लोगों को। यूके में बार बार निरंतर चुनाव हो रहे हैं जी। उसके साथ क्या हुआ है कि अगर हम इसकी बात करें कि ये नेगोशिएशन कैसे होंगे, हाँ। अब यूके चाह रहा है कि ये ट्रांजिशनल एग्रीमेंट साइन करे यूरोपियन यूनियन के साथ और कई कंपनियों के साथ। जो ब्रेग्जिट की कंडीशन है, आर्टिकल 50 ट्रिगर होते ही 2 साल का काउंटडाउन पीरियड शुरू होता है, बट ट्रांजिशनल एग्रीमेंट्स जो होते हैं वो 4 साल की पीरियड के लिए हो गए। अब इसमें क्या होता है कि अगर आप ट्रांजिशनल एग्रीमेंट साइन करते हैं तो आपका डिवोर्स तो 2 साल में हो जाएगा, तो क्या आप अगले 2 साल तक उन कंडीशंस पर बरकरार रहेंगे? तो यहाँ आकर एक प्रॉब्लम आती है। जैसे जर्मन कार कंपनीज हैं, और एक छोटी सी बात है, एमिशन स्टैंडर्ड या नॉर्म्स क्या हैं, तो क्या वो प्रोडक्शन उसी स्टैंडर्ड से करेंगे या यूके अपने स्टैंडर्ड्स लेकर आएगा? तो इन चीज़ों के बीच में जो मतभेद होगा वो तो बहुत बाद में आएगा। बट यूरोपियन यूनियन के सदस्य मेंबर ये कह रहे हैं कि हम ट्रांजिशनल एग्रीमेंट साइन नहीं होने देंगे, और अगर वो नहीं होने देते हैं तो 2 साल का पीरियड जो है वो बहुत ही पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी का पीरियड रहेगा, जिससे कि यूरोप को तो एक किस्म से वो तो जेल जाएगा, बट यूरोप यूके के लिए थोड़ा सा कठिनाई का सबब बने। प्रोफेसर एस.टी. मुनी, प्राइम मिनिस्टर थेरेसा मे ने कॉमनवेल्थ का कार्ड भी चला है। उन्होंने कहा है कि अगर यूरोप हमारे लिए दिक्कत पैदा करता है तो हम कॉमनवेल्थ के साथ अपना व्यापार बढ़ाएंगे। क्या इससे वो अपनी बार्गेनिंग पोजीशन बढ़ा सकती हैं? देखिए, वो जो दोनों पैनलिस्ट ने कहा है, ब्रिटेन और थेरेसा मे अभी बहुत वीक पोजीशन में है टू नेगोशिएट विद द यूरोपियन यूनियन। और जो डिस्कशंस हो रहे हैं उसमें जैसे सबसे बड़ा मुद्दा निकल के आया है कि जो यूरोपियन यूनियन के सिटीजन्स हैं यूके में, उनका क्या होगा। 3.2 मिलियन लोग हैं, और मे चाहती है कि उसके ऊपर इमिग्रेशन लॉज वगैरह लगा के उनको वहाँ से दखल होना चाहिए। यूरोपियन यूनियन ये बर्दाश्त नहीं करेगी, और उसका एक ट्रांजिशनल फेज़ धीरे धीरे उस बात को आगे बढ़ाना होगा। फिर यूके के जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं वीज़ावी यूरोपियन यूनियन, उनको ठीक करने की बात है। आयरलैंड के बॉर्डर्स कैसे मैनेज होंगे, कैसे नहीं होंगे, इन सब बातों पर अभी काफ़ी सारी रसाकसी हो रही है दोनों में। और जो मूड लग रहा है उससे मुझे लगता है कि यूरोपियन यूनियन बहुत सॉफ्टली डील कर रहा है, लेकिन अपनी कंडीशंस पे फर्म है। और इंग्लैंड के पास में कॉमनवेल्थ का मसला है, वो यूरोपियन यूनियन को कहाँ असर करेगा। यूरोपियन यूनियन के अपने रिलेशंस हैं, जैसे साउथ एशिया के साथ अलग रिलेशंस है, दूसरे कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के साथ अलग रिलेशंस हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि वो कार्ड कोई बहुत ज़्यादा शक्तिशाली रूप में उभर कर आएगा। सतीश जेकब साहब, आप क्या कहेंगे, ये जो निगोशिएशंस चल रही हैं ब्रसल्स में इस वक्त, कहाँ ले जाएंगी ब्रिटेन को? और इसमें जाहिर है कि मजबूत विकेट पे तो यूरोपियन यूनियन ही दिखाई देता है। जैसे हमारे पैनलिस्ट ने कहा, एम्बेसडर मुखर्जी ने कहा, प्रोफेसर मुनी ने कहा, और हमारी शीतल जी ने कहा, इन्होंने वही चीज़ें कहीं जो आजकल हो रही हैं, उससे मैं इनके साथ हूँ। लेकिन मैं थोड़ा सा हट के इनके साथ यूँ हूँ कि देखिए, अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, सिल्वर लाइनिंग इन डार्क क्लाउड। ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन के लिए थेरेसा मे का इलेक्शन हारना
एक सिल्वर लाइनिंग है। आपने देखा होगा कि अभी जो चैम्पियंस ट्रॉफी में जो हमारी पिटाई हुई है, उस पिटाई से पहले जो एटीट्यूड था हमारे कप्तान का, विराट कोहली का, वो फ़र्क था। हारने के बाद उन्होंने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था कि द बेस्ट टीम ऑफ द डे हैज़ वन। नाउ व्हाट इज़, मैं समझता हूँ कि क्या होने वाला है कि यूरोपियन यूनियन एंड ब्रिटेन, इनका जो हार्ड रुख पहलू था अगर इनका टेरेसा मे का कि आई एम गोइंग टू हैव अ हार्ड बैनिंग एंड आई एम नॉट गोइंग टू पे अ पेनी दे आर डिमांडिंग, अब वो सब ख़त्म हो गया। तो अब ये जो है कि दिस इज़ ए डिप्लोमेटिक थिंग विच इज़ गोइंग टू बी गुड फॉर यूरोपियन यूनियन एंड ब्रिटेन बिकॉज दे नीड ईच अदर इकोनॉमिकली। और जो अल्टरनेटिव प्रोग्राम जो बना रहे थे कि राष्ट्रमंडल के साथ हम करेंगे, राष्ट्रमंडल हैड बिकम रिडंडेंट नाउ। वो जो जब कॉलोनाइजेशन ख़त्म, कॉलोनीज ख़त्म हुई थी तो राष्ट्रमंडल बना था, लेकिन यूरोपियन यूनियन की अगर आप हिस्ट्री देखें, इट वाज बेसिकली एन अलायंस ऑफ वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज अगेंस्ट द सोवियत यूनियन। ठीक। लेकिन अब वो सारी चीज़ें ऑल्टर हो गई है। तो मैं समझता हूँ कि टीजा में शायद चली जाएं जैसे रमेश मुखर्जी कह रहे थे, लेकिन मैं समझता हूँ अगर इनके आने वाले दूसरे नेगोशिएटर्स भी होंगे वो भी यही लाइन लेंगे, दे विल रिमेन क्लोज ठीक विद ईच अदर। शिवशंकर मुखर्जी साहब, ये ब्रिटेन में भी एक तरह का डिवाइड देखने को मिल रहा है। जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो प्राइम मिनिस्टर की बात से सहमत नज़र नहीं आ रहे हैं, और काफ़ी वहाँ के पॉलिटिशियन हैं जो ये कह रहे हैं कि साहब हार्ड ब्रेग्जिट की तरफ हमें नहीं जाना चाहिए, और जो सीमा शुल्क समझौते हैं, कस्टम्स एग्रीमेंट है, वो रहने चाहिए। तो क्या इसको लेके भी ब्रिटेन की पोजीशन कुछ कमज़ोर होगी? बिल्कुल, और सिर्फ इसलिए नहीं कि अब एक ऐसी प्रधानमंत्री ब्रिटेन की लीडर हैं जिनके हाथ काफ़ी बंधे हुए हैं, उनके खुद अपने पार्टी में जैसे सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर नहीं, बहुत सारे एमपीज़ हैं। दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका अपना पार्टी भी स्प्लिट है, नंबर वन। नंबर टू, उनके सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि जो भी फाइनल नतीजा होगा उस पर पार्लियामेंट्री ओवरसाइट होगा। तो पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी तो है ही नहीं। तो ये जो नेगोशिएशंस हैं, इसके ऊपर भी मतलब बिल्कुल कहा नहीं जा सकता कि ब्रिटेन एक यूनाइटेड पोजीशन में आ रहा है, बिल्कुल तितर बितर होके आ रहा है। बात रह गई हार्ड ब्रेक्सिट की। आई विल टेक ऑफ फ्रॉम वेयर यू नो सतीश सेड, हार्ड ब्रेक्सिट, सॉफ्ट ब्रेक्सिट। जी, हार्ड ब्रेक्सिट होने वाला नहीं है। हार्ड ब्रेक्सिट अगर होगा तो ब्रिटेन गोज बैक टू रूल्स विच इज डिजास्टर फॉर ब्रिटेन, वो सब अच्छी तरह जानते हैं। अब दो चीजें सिर्फ रह गई हैं ब्रिटेन के लिए, लेट्स बी वेरी क्लियर, सॉफ्ट ब्रेक्सिट और फेस सेविंग। किस तरह से सॉफ्ट ब्रेक्सिट बेस्ट टर्म्स पे हो और किस तरह से फेस सेविंग फार्मूला हो, ताकि यूरोप भी नहीं चाहता कि वो दुनिया देखे कि ब्रिटेन को पनिश किया जा रहा है वगैरह वगैरह। आफ्टर ऑल दे आर ऑल्सो अ बिग यूरोपियन नेशन। जी। लेकिन एक्चुअली आपके रिपोर्ट ने जो बोला ना कि वो क्या कहते हैं, ब्रिटेन को बहुत काइंडली नहीं देखेंगे क्योंकि वो दूसरे देश नहीं चाहते हैं कि दूसरे देश निकल जाएं जैसे ब्रिटेन निकल गया है। सिर्फ ये बात नहीं है, बात यह है कि वो कह रहे हैं ब्रिटेन से कि तुम सब कुछ चाहते हो बिना मेंबर हुए। ये नहीं हो सकता क्योंकि मेंबरशिप के कुछ एडवांटेजेस होते हैं, वो एडवांटेजेस आपने ठुकरा दिए अपनी मर्जी से, तो अब क्यों आ रहे हो हमारे पास? फाइनली, जस्ट फाइनली, soft Brexit means what? Soft Brexit really means, let us understand the Norwegian pattern, where आप सिंगल मार्केट में भी रह सकते हैं, खैर वो तो कह रहे हैं नहीं रहेंगे, वे भी रह सकते हैं, कस्टम्स यूनियन में भी रह सकते हैं, लेकिन आप यूरोपियन लॉज जो हैं वो आप पे लागू नहीं होंगे। इसका कंसेशन आपको वो करना पड़ेगा जैसे नॉर्वे ने किया है कि जो डिसीजंस लिए जाएंगे जो आप पे लागू होंगे जी, उस टेबल पे आप नहीं होंगे। ठीक, सो यू विल नॉट बी पार्ट ऑफ इट। डॉक्टर शीतल शर्मा, आपको क्या लगता है जो एम्बेसडर कह रहे हैं उससे आप सहमत हैं, या ये कि अभी और कोई कुछ गुंजाइश इसमें निकल सकती है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक तरह का टकराव बनता जा रहा है। देखिए, हालात तो बहुत अनसर्टेन है और उसके लिए हमें इसको ये भी समझने की ज़रूरत है कि ब्रिटेन में समस्या क्या थी जिस पे रेफरेंडम हुआ और उसका अंजाम क्या निकला। अब ये समस्या भी दो लेवल पे समझी जा सकती है कि एक तो आप इकोनॉमिक स्फीयर में समस्या समझिए जो कि
यूनियन का पार्ट होने की है, टैरिफ्स की है, कितना कॉस्ट ऑफ बीइंग अ मेंबर स्टेट ऑफ द यूरोपियन यूनियन पड़ता है, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है, जॉब्स किसके पास जा रहे हैं। और एक सामाजिक समस्या थी जो थी इमिग्रेंट्स के ऊपर, जहाँ पे कि अप्रवासियों को किसी तरीके से एक अदराइजेशन ऑफ द अदर हो रहा था, एक कल्चरली डिफरेंट ग्रुप देखा जा रहा था। अब लोगों ने क्या किया, दोनों के स्फीयर की समस्याओं को मिक्स कर दिया और जब रेफरेंडम दिया तो रैशनल और लॉजिकल को पीछे दरकिनार करते हुए और एक कहीं इमोशनल रेफरेंडम हो गया, जहाँ पे कि एक छोटा सा इशू है कि आप दूसरों को किस तरह एडजस्ट कर पा रहे हैं। पर अगले ही दिन देखिए, जो राइट विंग पार्टी जो सबसे ज़्यादा सपोर्टर थी लीव कैंपेन की, उन्होंने एक यू टर्न मारा और उन्होंने कहा ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अब समस्या कहाँ पे आ गई कि जब जो उनके साथ थे वो ही बैक कर गए, जब वही उन्होंने नीचे से आपके कालीन खींच लिया, अब एक कंफ्यूजन की सिचुएशन है। और मैं ये मानती हूँ कि अगर आज हालात कुछ ऐसा पलड़ा या पलटा लेते हैं कि जहाँ पे लोगों के साथ एक और रेफरेंडम कराने की बात हो कि आज फिर कर दीजिए ब्रेक्जिट में, तो शायद वो नतीजा नहीं आएगा जो 1 साल पहले आया था। प्रोफेसर जिमिनी, मैं आपसे यही सवाल करना चाह रहा था कि अब एक ये भी मांग उठ रही है कि दोबारा रेफरेंडम कराया जाए, क्योंकि सरकार अस्थिर है, चुनाव होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं और जो प्रधानमंत्री टेरेसा मे से लोगों को उम्मीदें थीं वो उस पर शायद खरी नहीं उतर पाई है। ऐसे में क्या दोबारा रेफरेंडम की कोई सूरत बन पाएगी? रेफरेंडम होगा कि नहीं होगा, ये ब्रिटेन का इंटरनल पॉलिटिकल इशू है बहुत बड़ा। लेकिन ये बात सही है कि ब्रेक्सिट का जो मसला है जिस पर रेफरेंडम हुआ था उस पर बड़े सारे सवाल उठ के खड़े हुए हैं। यू के प्रेसिडेंट ने भी ये कहा है कि रिवर्स हो जाए जो ब्रेक्सिट का फैसला ब्रिटेन ने लिया है, तो रिवर्स तभी होगा जब वहाँ पे दोबारा रेफरेंडम हो या ये मुद्दा जनता के सामने दोबारा रखा जाए, या सरकार फैसला करे। या सरकार फैसला करेगी तो पार्लियामेंट से पास होना पड़ेगा। और चूंकि रेफरेंडम हुआ है इसलिए सिर्फ पार्लियामेंट्री डिसीजन काफ़ी नहीं होगा इसमें, इसलिए जनता को कहीं न कहीं बीच में लाना पड़ेगा। दूसरा ये है कि इसके परिणाम क्या होंगे, इसके जो परिणाम हो रहे हैं वो ब्रिटेन की जनता को भुगतने पड़ेंगे। जैसे एक जो आपने कहा ना पहले कि फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर में भी कुछ न कुछ इस पे तनाव है, उसका एक बड़ा कारण ये है कि कई सारे इन्वेस्टमेंट वहाँ से वाइंड अप होने शुरू हो गए। वो सोचते हैं कि अगर ये हार्ड ब्रेक्सिट हो गया तो हम यहाँ बैठे हुए क्या करेंगे, तो लोगों ने जाना शुरू कर दिया, तो उससे सारी इकोनॉमी पे उसका असर हो रहा है और उसका प्रेशर जो है वो इस गवर्नमेंट पे, अभी गवर्नमेंट तो बननी है ठीक ढंग से, लेकिन इसके साथ ही साथ जो क्वीन की स्पीच आई थी उसमें सारा एम्फेसिस सिर्फ उन बिल्स पे है जो ब्रेक्सिट से रिलेटेड है। उसमें ये भी है कि कई सारे यूरोपियन लॉज को हमें अपने स्टैट्यूट में लाने पड़ेंगे, उसको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, उसके लिए पार्लियामेंट्री स्ट्रेंथ है कि नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दों में उलझा हुआ है ये, और यही वजह है कि ब्रिटेन, मैं समझता हूँ, एक सटीक पोजीशन इसके ऊपर लेने की स्थिति में नहीं है, जबकि यूरोपियन यूनियन उनको साफ बता रहा है कि हमें ये आपको करना पड़ेगा अगर साथ, और यूरोपियन यूनियन भी ये कह रहा है कि इसको फैला के रखिए, ट्रांजिशनल रखिए, जिसमें धीरे धीरे इसके फैसले हों, बजाय इसके कि एक बात इसी मीटिंग में बैठकर सब कुछ हल हो जाए। ठीक, सतीश शेखर साहब, एक और चीज़ कही जा रही है कि अमेरिका ब्रिटेन का पुराना एलाई रहा है और अगर ईयू से बात बनती है तो ठीक है, अगर बिगड़ती है तो उसमें वो शायद उसकी कुछ मदद करेगा। आपको लगता है अमेरिका मदद कर पाएगा? देखिए, जब तक श्रीमान डोनाल्ड ट्रंप जी वहाँ पर बैठे हैं उनके बारे में कुछ कहना बड़ा ख़तरनाक है। उनके दिमाग कहाँ चलता है किसी को नहीं पता। लेकिन मैं एक बात दोहराना चाहता हूँ जी, मैं फिर उसी बात कहता हूँ, जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन की अलायंस बनी थी हिस्टोरिकली, इट वाज एन अलायंस, इकोनॉमिक एंड डिफेंस अलायंस बिटवीन द यूरोपियन इकोनॉमीज। उसमें ब्रिटेन वाज लीडिंग प्लेयर, इकोनॉमिकली पावरफुल, एवरीथिंग। सो इस वक्त जो पोजीशन है ब्रिटेन की कि वो नीचे आ गया है और हार्ड बार्गेनिंग, हार्ड ब्रेक्सिट नहीं कर सकता, तो यूरोपियन यूनियन के लिए भी एक अगर वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं और एक किसी अच्छे फैसले पे नहीं पहुंचते तो उनका भी नुकसान होगा इकोनॉमिकली। तो मेरे ख्याल में ये दोनों मिलके कुछ ऐसा इनका बनेगा कि इनकी जो साख भी रह जाए और इनके इकोनॉमिक में ज़्यादा नुकसान भी ना हो। तो मैं समझता हूँ, जैसे मैं सिल्वर लाइनिंग की बात कर रहा था डार्क क्लाउड में, मुझे वो नज़र आ रहा है कि अमेरिका की ज़रूरत नहीं पड़ेगी
EU needs UK and United Kingdom needs EU. ठीक, आपने बहुत सही बात कही। शिवशंकर मुखर्जी साहब, दूसरी बात एक ये कही जा रही है कि जो कॉमनवेल्थ से व्यापार बढ़ाने की बात है ब्रिटेन की तरफ से, भारत का इसमें क्या इंटरेस्ट है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये जो फ्री ट्रेड होगा उससे 33% वृद्धि होगी ब्रिटेन से भारत को होने वाले निर्यात में। बिल्कुल एक ही शब्द इसके बारे में कहा जा सकता है, नॉनसेंस, अटर रबिश। कॉमनवेल्थ इज नथिंग। कॉमनवेल्थ विदाउट इंडिया इज नथिंग। व्हेन यू आर टॉकिंग कॉमनवेल्थ के साथ ट्रेड वगैरह होगा, वो कुछ वेस्ट इंडियन कंट्रीज और अटरम फटरम साइप्रस वगैरह, आई मीन लुक, दैट इज समथिंग बोरिस जॉनसन यूज कि हमारा एक एम्पायर था, हम उस तरह से चलेंगे। वो वोट छीनने के लिए आप बड़बड़ा गए, वो ठीक है, लेकिन कॉमनवेल्थ का जो एग्जांपल दिया गया, इट मींस नथिंग। ये जो आंकड़े आपने दिए हैं, ये दीज आर मीनिंगलेस। एक बात सोचिए, ये जो लोग, कुछ मैंने अखबारों में भी देखा कि हाँ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ब्रिटेन अगर के साथ करे तो इंडिया भी उनसे बहुत अच्छी तरह से काफ़ी कुछ मांग सकता है, टर्म्स, फ्री ट्रेड टर्म्स। दिस इज ऑल्सो नॉनसेंस। हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएट हो रहे हैं यूरोप के साथ भी। यूरोप एक एक चीज़ को नोटिस करेगी, बिकॉज दे विल नॉट अलाउ ब्रिटेन और इंडिया to have any better terms than the ones agreed with the European Union. No country will allow it. In fact, WTO terms में most favored nation का rule यही है कि आप जो terms दे रहे हैं किसी देश को MFN के हिसाब से, वो terms आपको सभी को देने पड़ेंगे WTO members। ठीक। So that Commonwealth example is a nonsense. दूसरी बात यह है कि just to finish what Sadiq said, I don't agree with him on this thing. That Britain has never ever been comfortable with the idea of Europe. जब यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी बना, ब्रिटेन वाज नॉट पार्ट ऑफ इट। व्हेन द यूरोपियन कॉमन मार्केट बना, दे वर नॉट पार्ट ऑफ इट। दे देन डिसाइडेड टू बिकम पार्ट ऑफ इट 40 साल पहले जनरल डिगॉल ने उन्हें मना कर दिया। फिर वो रिलक्टेंट मेंबर बने, तब से उनको वो प्रॉपर मेंबर्स बने हैं, लेकिन होल हार्टेड यूरोपियन आइडियल में वो कभी नहीं रहे हैं, यूरोजोन में नहीं आए हैं। हमेशा उनको एक फीलिंग रहा है कि हम ब्रिटेन हैं, आइलैंड नेशन हैं, कुछ फर्क है हम में और यूरोप में, और यूरोप इससे खफा है। की कमी है, आपसे माजरत के साथ डॉक्टर शीतल, बहुत संक्षेप में कि यूरोपीय यूनियन के सामने इस वक्त क्या चुनौतियां हैं ब्रिटेन को लेकर के, और वो कैसे इसे रिजॉल्व करेगा? कई विचारकों का मानना है कि जब 40 साल पहले यूरोपियन यूनियन में यूके शामिल हुआ, तब उसका एम उसको इंटीग्रेट करने का नहीं था, जितना कि अंदर से खोखला करने का था। ये बहुत ही एक्सट्रीम व्यू है। बट जहाँ तक की बात ये रही है कि यूरोपियन यूनियन की एक अपनी प्रॉब्लम, एक समस्या चल रही थी यूनियन को, संघ को बांधे रखने की, जो रिसेशन के बाद, इमिग्रेशन के इश्यूज के बाद काफ़ी हद तक चरमरा रही थी। और द सोल ऑफ द यूरोपियन यूनियन इज ओनली फ्रीडम ऑफ मोबिलिटी। बट ये कभी भी यूरोजोन का पार्ट नहीं थे और शेंजन एरिया का भी नहीं थे, तो कहीं ना कहीं अलग हटकर थे। अब चुनौती सबसे बड़ी ये थी, जब तक फ्रांस में इलेक्शन नहीं हुआ था, कि कहीं ना कहीं ये एग्जाम्पल इट डज नॉट सेट द बॉल रोलिंग और बाकी कंट्री फ्रेक्सिट हो जाए, ग्रेक्सिट हो जाए और इस तरीके की। ये ज़रूर है कि बाकी यूरोपियन मेंबर स्टेट्स ने ब्रिटेन से ज़रूर सबक सीखा है, और कहीं ना कहीं ब्रिटिश को भी ये लग रहा है, पॉपुलेशन को, कि ये हमने क्या कर दिया। ठीक है प्रोफेसर एस डी मुनी, बहुत संक्षेप में कि आप क्या भविष्य देखते हैं अब ब्रेक्सिट का? मैं समझता हूँ कि ब्रेक्सिट तो होना पड़ेगा जब तक कि दूसरा रेफरेंडम नहीं हो जाता। या तो दूसरा रेफरेंडम होगा और उसका नतीजा, इस रेफरेंडम में भी बहुत नैरो विक्ट्री हुई है जी, लेकिन अगर होगा ब्रेक्सिट तो वो सॉफ्ट ब्रेक्सिट होगा, हार्ड ब्रेक्सिट नहीं हो सकता है। न ब्रिटेन में बार्गेन करने की पोजीशन है और ना ये उसके हित में होगा। सतीश जैकब साहब, आपकी आखिरी टिप्पणी कि आप क्या भविष्य देखते हैं ब्रेक्सिट का? मैं तो अपनी बात पे अटल हूँ, और ये ज़रूर है कि एम्बेसडर मुखर्जी के साथ जिन्होंने कहा कि ब्रिटेन वॉज नेवर कंफर्टेबल, मैं बिल्कुल ये सही कह रहे हैं। लेकिन उनकी एक अपनी एक मेंटालिटी रही है, जैसे उन्होंने अपना पाउंड नहीं छोड़ा, उनकी अपनी मुद्रा अलग ही रही, वो यूरो में नहीं गए। लेकिन उसके बावजूद मैं कहता हूँ, बिकॉज इट्स सच ए पावरफुल इकोनॉमी, यूरोपियन यूनियन उनसे अलग रह के उनको फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। तो दोनों को ये डिवोर्स के टर्म्स बदलने होंगे या कोहैबिटेशन करना होगा। और वो जो तलाक अभी नहीं हुआ है, वो किसी तरीके से मौलवी आएगा, वो कहेगा कि ये लीगल नहीं है। ठीक, इतनी पावरफुल इकोनॉमी ब्रिटेन अब है नहीं। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर एस डी मुनी, सतीश जैकब साहब, एम्बेसडर शिवशंकर मुखर्जी और डॉक्टर शीतल शर्मा इस चर्चा में
भाग लेने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि जो वार्ताएं ब्रसल्स में चल रही हैं यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन के बीच, उसके कुछ सकारात्मक नतीजे निकले। इसी उम्मीद के साथ देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।